Good morning, student. The topic of today's class is Industrial Policy of India. We are already doing the main topic industrial licensing in India, and industrial policy is a part of this topic. In today's class, we will discuss the contents of industrial policy 1991, and there were certain also policies prior to 1991. We will cover all the complete topic here. So, first of all, what is industrial policy? Industrial policy is what it covers rules, regulations, principles, policies, and procedures laid down by the government for regulating and controlling the industrial undertaking in the country. So, in very simple words, industrial policy है क्या बेटे? इसमें पॉलिसी है. पॉलिसी आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा. पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज़ सर्टेन रूल्स. वो रूल्स किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है. ठीक है. पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग व्हाट, कि इंडस्ट्रीज ने कैसे काम करना है. ठीक है. सो इट कवर्स रूल्स रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स, वो पॉलिसीज़, वो प्रोसीजर विच आर लेड डाउन बाय गवर्नमेंट. ये पॉलिसीज़ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है. फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द कंट्री. सो जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उनकी वर्किंग करने के लिए वो इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करेंगी, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है. वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इंडस्ट्रीज़ को मानने होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इट प्रिस्क्राइब्स द रिस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कोऑपरेटिव, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. अगर मैं सीधी बात करूँ, देन इट प्रिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑल द सेक्टर्स विच आर इंडस्ट्रीज. चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, जॉइंट सेक्टर में काम कर रही हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. आपने पढ़ा हुआ है ना बिजनेस स्टडीज़ में कि जो कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, मीडियम स्केल भी हो सकती हैं. किसी भी तरह की वो इंडस्ट्रीज़ हैं, किसी भी सेक्टर में वो काम कर रही हैं, उन सब के रोल्स डिफाइन होते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी में कि वो कैसे काम करेंगी. ठीक है. अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहती है तो वह तब तक नहीं लेके आ सकती जब तक हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं करती. ठीक है. तो जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, वी कैन नॉट ignore those rules and regulation. Next, it also incorporates fiscal and monetary policies, tariff policies, labor policy. Industry policy में fiscal norms भी डिस्कस होंगे, monetary norms भी डिस्कस होंगे, tariff norms भी डिस्कस होंगे. tariff is dealt with taxes. ठीक है. टैक्सेस का पार्ट जो है दैट इज़ टैरिफ. लेबर पॉलिसीज़, लेबर मीन्स जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे कितने घंटे काम करवाना है, कितनी उनको वर्किंग आवर्स देने हैं, कितना उनको रेस्ट पीरियड देना है, ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कवर करती है. इट शोज़ द गवर्नमेंट एटीट्यूड नॉट ओनली टुवार्ड्स द एक्सटर्नल असिस्टेंस बट आल्सो टुवार्ड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. देखो दो चीज़ों की बात करिए यहाँ पे. एक तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड डिफाइन होता है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में टुवर्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस. एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की आपने फॉरेन कंट्री से असिस्टेंस किस तरह की लेनी है, कितने % लेनी है. अगर मैंने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है तो 100 रुपये में से 50 रुपीज़ मैं फॉरेन असिस्टेंस ले सकती हूँ, 40 ले सकती हूँ, 70 ले सकती हूँ या 90 ले सकती हूँ. क्या ले सकती हूँ, दैट इज़ डिफाइंड इन द एक्सटर्नल पॉलिसी. गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए अलग अलग नॉर्म्स बनाए हैं. राइट. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जनरली मैं बात कर रही हूँ टू मेंटेन अ सस्टेन्ड ग्रोथ
इन एंड प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो। सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे पॉसिबल है कि हमेशा हमारा बिजनेस जो है स्मूथली चलता रहे। अगर स्मूथली चलेगा तो क्या होगा, ऑल ओवर द टाइम जो बिजनेस है उसकी रेवेन्यू जनरेट होती रहेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी, इट मीन्स पब्लिक की इनकम होगी हमेशा, मतलब ये सारा कुछ स्मूथली चल रहा है। इनकम होगी तो वो कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करेंगे तो नए प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, ये प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो कंपनीज़ की फर्दर सेल इंक्रीज़ होगी एंड फर्दर जो इंडस्ट्री है फिर से ग्रो करेगी। ये सारा कुछ, दिस इज़ कॉल्ड सस्टेन्ड ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा सर्कल चलता रहे। कैसे चलेगा? अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाएगी कि कैसे बिजनेस करना है इंडस्ट्रीज़ को। अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्हेंस द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंडस्ट्री पॉलिसी एम्स टू प्रिवेंट अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहती है कि इकोनॉमिक पावर जो है, इकोनॉमिक पावर होती है फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है, वो किसी फ्यू हैंड्स में ना रह जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इंडस्ट्रियल पॉलिसी के प्रोविजंस में कि कैसे कंसंट्रेशन होती है इकोनॉमिक पावर की। टू अचीव द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसा ना हो कि हम सारा काम मशीन से ही करवाए जाएं। ठीक है, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाती है कि आपको इतने % ह्यूमन बींग्स हायर करने पड़ेंगे काम करने के लिए, तभी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। ऐसे तो वो जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाना है, काम फास्ट करना है, देन दे विल परचेज द ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक, और ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो, ऐसा नहीं वो कर सकते, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन कह लो कि नॉर्म्स, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अटेन द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम चाहते हैं कि हमारी जो देश है वो compete कर सके। इट ऑल्सो एम टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया इंटू अ मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन द ग्लोबल एरिया। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो इंडिया है उसको ग्लोबल लेवल पे एक बिग एंड बिजनेस पार्टनर बन के उभरे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री पॉलिसी बनाती है ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी सस्टेन्ड डेवलपमेंट हो सके, राइट। अब हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की। देखो, अलग अलग टाइम में इंडिया में जब से देश आज़ाद हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनती रही हैं। सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी थी 1948 में। जितनी भी ये पॉलिसीज़ हैं, 1948 के बाद 1956 में पॉलिसी बनी, फिर 1973 में बनी, 1977 में बनी, देन 1980 में, फिर 1991 में। अभी तक की जो लेटेस्ट पॉलिसी है न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, वो 1991 ही चल रही है। इसके बाद तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, बट बेसिक पॉलिसी हमारी ये 1991 की चल रही है। अब ये क्या है इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन, पॉलिसी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन। जब भी पॉलिसी बनाई जाती है तो हर पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। वो मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। क्या एम था ये पॉलिसी बनाने का? हमेशा कोई नीड रही है। कहते हैं ना कि नीड इज़ अ मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा वो ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट हुई हैं, टाइम के हिसाब से पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट हुई हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो नया रेजोल्यूशन आया अलग अलग टाइम पीरियड में, राइट। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। अगर ब्रीफअप में, बड़े ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी पॉलिसी 1991 ही है। इंडस्ट्री पॉलिसी 1948, दिस पॉलिसी वाज brought into the operation on 6 अप्रैल 1948। जो इंडस्ट्री पॉलिसी 1948 का रेजोल्यूशन है, इट एम्स टू
the importance to the economy of securing a continuous increase in production. हमारी जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी थी उसका फोकस किस चीज़ पे था कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो, क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए थे तो प्रोडक्शन बढ़ाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ताकि हमें सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर सकें. सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. उसके लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करा गया. नेक्स्ट रेजोल्यूशन वाज स्टेट मस्ट प्ले प्रोग्रेसिवली एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़. अगर हम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं देन इसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, जहाँ पे स्टेट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, राइट. सो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करना. It also laid down that besides arms and ammunition, atomic energy and railway transport, which would be the monopoly of the central government, the state would be exclusively responsible for the establishment of new undertaking and 6 basic industries, except where, in the national interest, the state itself found it necessary to secure the cooperation of private enterprises. देखो काफ़ी डिटेल में है ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 थी इसमें कुछ चीज़ें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थमा दी गई. वो क्या चीज़ थी? सबसे पहले चीज़ नोट करो आप, आर्म्स एंड इम्यूनिशन. आर्म्स एंड इम्यूनिशन क्या होते हैं? जो हथियार बनाते हैं, ठीक है. हथियार बनाना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और कोई बंदा, नो अदर पर्सन कैन एंटर दिस इंडस्ट्री, राइट. सेकेंड इज़ एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? एटम बॉम्ब्स बनाने, ठीक है. न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने या एटम बॉम्ब्स बनाने, अगर ये बनाने हैं तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगी. रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. ये सारे सेक्टर अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. ये जो हमारी पॉलिसी बनाई गई थी इसमें ये क्लियर कट ले डाउन किया गया था कि आर्म्स, एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट विच वुड बी दी मोनोपली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी, कोई और पर्सन इन्वेस्ट नहीं करेगा. द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग इन 6 बेसिक इंडस्ट्रीज. स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो 6 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें नई अंडरटेकिंग स्टार्ट करनी, एक्सेप्ट वेयर इन द नेशनल इंटरेस्ट द स्टेट इटसेल्फ फाउंड इट नेसेसरी टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज. कहते सिर्फ उस केस में प्राइवेट एंटरप्राइजेज को हम एंट्री देंगे जहाँ पे स्टेट को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनो, जहाँ पे स्टेट को ऐसे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है. सिर्फ उस केस में प्राइवेट एंटरप्राइजेज की कॉपरेशन स्टेट गवर्नमेंट सीक करेगी. अदरवाइज जो 6 बेसिक इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट ही उनमें इन्वेस्ट करेगी. क्लियर है आपको? एक बार मैं रिव्यू कर रही हूँ. जो बेसिक ये इंडस्ट्री थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सारे सेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को थमा दिए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी. प्रोडक्शन का काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी काम करना है, एम्यूनिशन का, हथियार बनाने हैं, ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है. स्टेट को थमा दिया गया 6 बेसिक इंडस्ट्रीज़ में अपने अपने स्टेट में यूनिट्स लगाएं, अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश करें और किसी एरिया में प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को पार्टिसिपेशन नहीं दी जाएगी. सिर्फ अगर लगता है ऐसा कि अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ को इन्वॉल्व कर लें इस सेक्टर में तो ये हमारे देश के हित में होगा. नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमारे देश के हित में होगा. ओनली देन वी विल सीक देयर कॉपरेशन, अदरवाइज वी विल नॉट, राइट.
द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल फील्ड वाज लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज। अब इसके बाद कोई लिमिट नहीं है, जितने भी फील्ड हैं उसमें प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो इट वॉज मेड क्लियर दैट द स्टेट वुड ऑल्सो प्रोग्रेसिवली पार्टिसिपेट इन दिस फील्ड, ताकि ये चीज़ भी क्लियर कर दिया गया कि स्टेट भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगी, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट कंपटीशन दे। अगर प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कंपटीशन देती है तो प्राइवेट सेक्टर की भी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, अदरवाइज वो भी ढंग से काम नहीं करते, राइट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको हम IPR 1956 बोलते हैं, 30 अप्रैल 1956 को। This policy was basically announced on April 30, 1956 and it formed the basis of the second five-year plan. Second five-year plan हमारा इस पॉलिसी के बेस पे बना था, and government tried to build the basis for a socialistic pattern of society in this policy. तो हम डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी में क्या फीचर है। It aimed at improving the living standard and working condition for the masses of the people. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हमने अपने पीपल की, जो हमारे लोग हैं, प्रजा है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। सेकेंड, टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहा कि हमने इनकम एंड वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज़ चल रही हैं उसको भी रिड्यूस करना है। टू प्रिवेंट द प्राइवेट मोनोपलीज and concentration of economic power in different fields in the hand of small number of individuals, कि कैसे हमने प्राइवेट सेक्टर की जो मोनोपली है उसको ख़त्म करना है, ताकि जो इकोनॉमिक पावर है वो फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेटेड ना रहे, ठीक है। देखो, अगर इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। MRTP एक्ट बनाया गया था। MRTP एक्ट इज़ मोनोपली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसमें ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी कि कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसकी जो वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपीस से एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर और कंपनीज, नई नई कंपनीज खोल देनी थी ताकि वो हर सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये क्लियर कर दिया गया था पॉलिसी में कि कोई भी जो पर्सन है वो 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में नहीं कर सकता। वो इलीगल था अगर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों ऐसा किया गया था? ताकि इनकम एंड वेल्थ की डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जा सके। जो अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करती तो अमीरों ने और अमीर हो जाना था, गरीबों ने और गरीब हो जाना था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ना हो, तभी गवर्नमेंट ने ये लिमिट लगाई थी कि कोई भी बंदा इतनी अमाउंट से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं कर सकता, राइट। सो इस पॉलिसी में जो मेन फीचर रहे, इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन करी गई। गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ करा, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। शेड्यूल ए, जिसमें पब्लिक सेक्टर को डाला गया। शेड्यूल बी, जिसमें वो इंडस्ट्रीज़ बताएगी जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक जो सेक्टर हैं जॉइंटली इन्वॉल्व कर सकते हैं, जॉइंटली काम कर सकते हैं। टोटल 12 टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो शेड्यूल बी में डाली गई और टोटल 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में डाली गई, जिसमें आर्म्स, न्यूक्लियर पावर, आयरन, स्टील, ये सारी मेन थी। शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज़ डाली गई जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जॉइंट जो ऑनरशिप है वो उसको अलॉ किया गया। इसमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ आई थी वो केमिकल, स्टील, अलॉयज़, मेडिसिन्स, फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल रबर, रोडवेज, सी वेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें थी। शेड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज़ डालेगी जो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए रिज़र्व की गई। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी,
ठीक है। सो ये वो इंटरप्राइजेज हैं जिसमें अब जो इंडस्ट्रीज अब बच गई, जो ए और बी शेड्यूल के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज बची वो सारी की सारी सी सेक्टर में डाल देगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एक्सक्लूसिवली काम करेगा, राइट। नेक्स्ट इज पॉलिसी 1956 का एक जो मेन फोकस रहा कि स्टेट विल प्रोग्रेसिवली अज्यूम a predominant and direct responsibility for setting up new industrial undertaking for developing the transport facility, right? At the same time private sector will have the opportunity to develop and expand. अभी हमने डिस्कस करा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी गई. The principle of cooperation should be applied whenever possible, and a steadily increasing proportion of the activities of the private sector developed along with cooperative land. The adoption of socialistic pattern of society was a main national objective. Socialistic pattern of society होता है जिसमें राजा और प्रजा का इक्वल रोल होता है. मतलब जो हमारी कह लो कि प्रजा है उसको भी इक्वल स्टेटस दिया गया था कि वो भी इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं. एंड इट वॉज फेल्ट दैट देयर वॉज अ नीड फॉर प्लान्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट इन आवर इकोनॉमी. So that was the resolution of policy 1956. All the industries of basic and strategic importance or in the nature of public utility services should be in the public sector only. इसमें कितनी इंडस्ट्रीज डाली गई थी? टोटल 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर की होगी. It is always open to the state to undertake any type of industrial production. स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर सकती है. कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई. इन द फर्स्ट कैटेगरी विल बी इंडस्ट्रीज द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ विच विल बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कैटेगराइजेशन हुई थी जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी डाली गई थी जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टेट के लिए हैं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें कौन कौन सी डाली गई थी. यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता. स्टेट का मतलब होता है राजा. यहाँ पे तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, तो इसमें डाली गई आर्म्स, न्यूक्लियर पावर, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, रेलवेज, कोल इंडस्ट्री, मिनरल्स, ऑयल्स, जिप्सम्स, गोल्ड माइन, कॉपर, लेड, एरोप्लेन, ये सारे सेक्टर डालेंगे. ठीक है. The second category will consist of industries which will be progressively state owned and in which the state will therefore generally take the initiative in establishing new undertaking, but in which the private enterprise will also be expected to supplement the efforts of the state. मतलब यहाँ पे joint private and public sector को jointly allow किया गया. ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे. टोटल कितनी 12 इंडस्ट्रीज थी जो रिजर्व की गई जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जॉइंटली काम कर सकते हैं. द थर्ड कैटेगरी विल इंक्लूड ऑल द रिमेनिंग इंडस्ट्री एंड देयर फ्यूचर डेवलपमेंट विल इन जनरल बी लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइजेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ओनली प्राइवेट सेक्टर के लिए थी जितनी भी अब रह गई हैं. 17 इंडस्ट्रीज रखी गई थी स्टेट गवर्नमेंट मतलब सरकार के लिए, टोटली गवर्नमेंट के लिए. 12 इंडस्ट्रीज़ में स्टेट, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑनरशिप को अलाउ किया गया. इसके बाद जितनी भी रह गई हैं वो सारी की सारी प्राइवेट के लिए हैं. द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑल्सो स्ट्रेस द रोल ऑफ कॉटेज एंड विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन 1956. And disparities in the level of development between different regions should be progressively reduced. That was the objective. Now, there is industrial policy 1973. तो ये पॉलिसी आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में सिर्फ 1948, 56 एंड 1991 है. बड़े ब्रीफ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. द इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 still remained valid. Certain structural distortions had crept in the system, so the new policy were hence directed toward removing these distortions. So February 2, 1973 को आई थी ये पॉलिसी.
इसका मेन काम क्या था कि कुछ स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस चल रही हैं हमारे सिस्टम में, कुछ खामियां चल रही हैं, उनको दूर करना। इट प्रोवाइडेड फॉर अ क्लोजर इंट्रैक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि बोथ ऑफ द जो सेक्टर हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मिलजुल के काम करें तो बेटर रहेगा। So it also accorded to the highest priority to the generation and transmission of power, and an exhaustive study of industrial product was made to identify products which are capable of being produced in the small scale sector. The list of industries exclusively reserved for small scale sector was expanded from 180 item to the 500 item. जो लिस्ट थी जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काम कर सकती हैं, पहले 180 आइटम्स की लिस्ट थी, वो एक्सपैंड करके 500 आइटम कर दी गई, जिसमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही काम करेंगी, लार्ज इंडस्ट्रीज़ काम नहीं कर सकती। विद इन द स्मॉल स्केल सेक्टर अ टाइनी सेक्टर वॉज ऑल्सो डिफाइंड with investment in machinery and equipment up to ₹1 lakh and situated in towns with a population of less than 50,000 according to 1971 census figures in the villages. So इस तरह से बेटे ये आपकी पॉलिसी 1973 के नेक्स्ट प्रोविज़न है। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट कंपल्सरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन merely for ensuring the foreign exchange balance of the project would be no longer insisted upon while approving the new industrial policy. In the areas of the price control of agriculture and industrial product, the prices would be regulated to ensure an adequate return to the investors.